साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। और खबर असरदार में आज फिर सबसे पहले बात दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त विभाग रहेगा, जबकि प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी जल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं आशीष सूद को गृह और ऊर्जा और शहरी विकास दिया गया है। मनजिंदर सिंह का अगर हम जिक्र करें तो इन्हें उद्योग खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया है। पंकज सिंह को स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय दिया गया, जबकि कपिल मिश्रा जिन्हें कानून श्रम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। रविंदर सिंह को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है। आज ही पहले मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई थी और इंतजार किया जा रहा था कि मंत्री तो बन गए हैं, पर किन किन के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। अब ये भी जो है सस्पेंस खत्म हो चुका है। आखिर किसे कौन सा विभाग दिया गया है दिल्ली में, ये भी स्पष्ट हो चुका है। अलग अलग ये जो नाम है सामने आए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी मंत्री पद की सौंपी गई, उनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो दिल्ली में आज से रेखा राज है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद सीधे मां यमुना के द्वार आई। ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। और आरती के बाद कामकाज की शुरुआत की। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। नई मुख्यमंत्री, नई लीडरशिप, नया मैसेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मॉडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता ने सरकार के एजेंडे को क्लियर कर दिया है। उन गारंटियों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जो चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दी थी। वैसे तो नई सरकार पर अपने कई वादों को निभाने की चुनौती है, लेकिन वो 3 बड़े वादे जो दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया है। पहला वादा यमुना सफाई का, जो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना सफाई की गारंटी दी थी। अब शपथ के फौरन बाद और कैबिनेट बैठक से पहले ही सीएम ने स्वच्छ यमुना का संकल्प लिया है। आजादी के बाद दिल्ली की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि शपथ के बाद कोई सरकार सीधे मां यमुना के द्वार आई। कैबिनेट बैठक से पहले मां यमुना की आरती की। हमारी प्राथमिकता रहेगी मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। दिल्ली चुनावों में मोदी की दूसरी बड़ी गारंटी थी दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, और शीश महल सबसे बड़ा मुद्दा था। अब पीएम की उस गारंटी पर भी एक्शन का ऐलान कैबिनेट मीटिंग में हो गया है। मतलब सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली में मोदी की एक और बड़ी गारंटी पर भी रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मतलब अब दिल्ली वालों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार। जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी, स्वच्छता की रेखा बनेंगी। और आने वाला समय बहुत ही जैसा दिल्ली को देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है, वैसी दिल्ली बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज लग रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि देश जीता है एक बार फिर से। देखिए, कुंभ में तो सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं और सब ने वहां आस्था की डुबकी लगाए हैं। और
जो लोगों को समय मिलेगा वो दिल्ली की सेवा में लगेंगी, तो हम प्रयागराज के संगम का पवित्र जल यहाँ दिल्ली पहुंचाएंगे। जाहिर है शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का ये एक्शन मोड दिल्ली वालों को उम्मीद जरूर देगा कि डबल इंजन की सरकार में पूरी होगी मोदी की हर गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश में आज दो तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली, दिल्ली में नई सरकार का राज्याभिषेक और दूसरी, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में एनडीए का स्कोर 21 हो गया है। हालांकि 2018 में भी एनडीए का यही स्कोर था, लेकिन तीसरे टर्म में भी यह स्कोर बरकरार रखना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब चैलेंज बिहार और बंगाल का चुनाव भी है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली सरकार का राज्याभिषेक, मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। इक्कीस राज्यों में एनडीए की सरकार, अगला नंबर बंगाल और बिहार। मोदी की गारंटी, विनिंग फैक्टर, तो क्या क्लियर है 2029 की पिक्चर? दिल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन का एक एक सहयोगी दल सख्ते में है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने से केजरीवाल परेशान हैं। ममता बनर्जी को अभी से बंगाल चुनाव की चिंता सताने लगी है और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब सजा रहे तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ गए हैं। और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद आई ये तस्वीर। इस तस्वीर में जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा हैं, टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू हैं, जनसेना पार्टी से पवन कल्याण हैं, एजेएसयू के सुदेश महतो हैं, शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं, एनसीपी से अजित दादा पवार हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हैं, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा हैं और नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त मोदी की गारंटी के साथ जुड़ चुके हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी इंडिया गठबंधन के तमाम वादे और विपक्षी एकता को दरकिनार करते हुए मोदी की गारंटी को चुना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 6 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और दिल्ली की जीत के साथ अब 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है। एनडीए के सारे लीडर्स के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था और फिर फोटो सेशन का कार्यक्रम था और बिहार जीतने की तैयारी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने अपना 2018 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर टच कर लिया है। 2018 में भी 21 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के नाम पर था, लेकिन मोदी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 2025 में एक बार फिर अपना स्कोर बरकरार रखा है। हालांकि चुनौती अब बिहार को बचाने और ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की है। दिल्ली में जीत के बाद टीम मोदी इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। और छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर बनी फिल्म छावा की जबरदस्त चर्चा है। महाराज के साथ ही पूरे देश में फिल्म को पसंद किया जा रहा है।
एमपी में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। लेकिन इस बीच विकिपीडिया संभाजी महाराज को लेकर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट पर घमासान छिड़ गया है। कुछ लोग इसे सही साबित करने में जुटे हैं, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। छत्रपति संभाजी महाराज पर किसने फैलाया झूठ? संभाजी महाराज के खिलाफ जिस प्रकार की बातें लिखी गई है, इसका हम निषेध करते हैं, इसके भर्त्सना करते हैं। किसने किया मराठाओं के इतिहास से खिलवाड़? ऐसी फिल्म कैसे बनाई जा सकती है? क्योंकि टेक्निकली फिल्म का पहला सीन ही गलत है। भाई अगर संभाजी महाराज किसी के घर पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है उस घर के मालिक का यह हक है कि वो वापसी हमला करेगा। क्या विकिपीडिया बताएगा महानायकों का इतिहास? उनसे बात करके ये सारी चीजें विकिपीडिया से निकले, जो गलत है, जो झूठी चीजें वो निकले और सही चीजें उसके ऊपर आए, इस प्रकार का प्रयास करें, ऐसा आदेश दिया। महानायकों को बदनाम करने वाले विकिपीडिया पर बैन कब? फिल्म की ये शुरुआत ये नहीं दिखाती कि औरंगजेब गलत था, तो यानी कि इस फिल्म की कहानी पहले सीन से ही गलत हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में न केवल संभाजी महाराज के युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन है, बल्कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं का ऐसा प्रदर्शन है जिसे देखकर थिएटर में लोग अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहे हैं। इतिहास संभाजी महाराज को उनकी वीरता के लिए जानता है। संभाजी ने अपने जीवन काल में 120 युद्ध लड़े और सभी जीते। कुल मिलाकर छत्रपति संभाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को बदनाम करने के लिए विरोधी गैंग इस वक्त विकिपीडिया पर मौजूद कंटेंट का सहारा ले रही है। स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं को काल्पनिक बता रही हैं, जिसे लेकर एक बार फिर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच छावा बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। छत्तीसगढ़ में आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इसी दौरान लोगों में जो उत्साह नजर आया वो बता रहा है कि अब नक्सलियों का अंत नजदीक है। शीरम से लेकर बीजापुर में नक्सलियों के गढ़ तक बम्पर मतदान हुआ। लोग नदी नाले, पहाड़, जंगल लांघकर वोटिंग के लिए पहुंचे। कई किलोमीटर पैदल सफर तय कर मतदाता वोटिंग के लिए आए और गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान किया। नदी नाले, जंगल, पहाड़ लांघकर लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। जो इलाके कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, उन इलाकों में जमकर मतदान हुआ। लोग बड़े उत्साह से अपना फर्ज निभाने, मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने, गांव की सरकार चुनने के लिए घरों से निकले। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 43 विकास खंडों में मतदान हुआ। मतदान के लिए 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए। लोग पूरे उत्साह के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। बलरामपुर से लोकतंत्र की अनोखी तस्वीर सामने आई है।
जहां 7-8 किलोमीटर जंगली पहाड़ी रास्ता तय कर मतदाता वोटिंग के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। हम लोग सब बचवार से आ रहे हैं, 8 किलोमीटर चलकर बुधुड्डी वोट देने जा रहे हैं। हर बार आप लोग ऐसे ही आते हैं? हर बार ऐसे ही पैदल आते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं। सुकमा के झीरम में भी चुनाव हुआ। ये वही झीरम घाटी है जहां 2013 में नक्सली हमले में 32 कांग्रेस नेता मारे गए थे। लेकिन आज यहाँ भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे। ग्रामीण चाहते हैं कि गांव का विकास हो। गांव में तो समस्या बहुत सारे हैं सर, रोड नहीं है, पानी का कहीं अभी पेयजल तो टंकी लगा है, अब पानी बाकी तीन पारा में नहीं पहुंचा है। पानी का भी कहाँ पाइप लीक हो गया, उसमें पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए हम लोग स्वीकृति दिए हैं, फिर उन लोग आके रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य का क्या अवस्था है? स्वास्थ्य हॉस्पिटल होना चाहिए सर। तोमपाल में इलाज कराने जाते हैं तो उसमें मलेरिया का इंजेक्शन बोल के खाली एक इंजेक्शन लगा देते हैं। 9 फरवरी को बीजापुर के जिस नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 31 नक्सली ढेर हुए थे, पंचायत चुनाव में नक्सलियों की उसी गढ़ से मजबूत लोकतंत्र की सुखद तस्वीर सामने आई है। करीब 70 किलोमीटर का फासला तय कर नेशनल पार्क के सेंट्रा समेत 5 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदान किया। मतदाताओं में बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। नदी नाला। किस गांव से है नेशनल पार्क के? एड़ोपल्ली से। कितना दूर पड़ता होगा ये? 70 किलोमीटर से। अच्छा, आप वोट देने के लिए कब निकले थे? कल सुबह निकले थे जी। कब पहुंचे होंगे? 12-1 बजे पहुंचे। 5 से 6 घंटा का सफर किए मोटरसाइकिल पे कि पैदल थे? मोटरसाइकिल से। अच्छा, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है वो कैसे आते हैं? पैदल आते हैं सर। पैदल आते हैं जी। ऐसे लोग भी पहुंचे आपके साथ में? जी। जंगल पहाड़ लांग कर ग्रामीण वोट डालने पहुंचे। ग्रामीणों ने बिना किसी डर के पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूर दराज के इलाकों में भी वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। GIS की तैयारियां जारी हैं। समिट में आने वाले VVIP मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। मेहमान नवाजी किस तरह से होगी, डेलीगेट्स के खाने के मेन्यू में क्या क्या शामिल किया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी देते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जारी हैं, या यूं कहें अपने अंतिम दौर में हैं। समिट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद भोपाल आ रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने की संभावना है। इन सभी VVIP मेहमानों के लिए हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी बात है कि इस समिट में मध्य प्रदेश में पाक परंपराओं की झलक भी नजर आएगी। देसी विदेशी मेहमानों को मिट्टी के चूल्हे पर बन रही गर्मा गर्म रोटियां शुद्ध देसी घी के साथ परोसी जाएंगी। इसमें भी बाजरे, मक्के, गेहूं, ज्वार की चपातियों की वैरायटी उपलब्ध रहेगी। मालवा निमाड़, बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल के मुख्य भोजन भी मेहमानों को परोसे जाएंगे। मल्टीग्रेन खिचड़ी के साथ कई तरह के पुलाव और राइस डिशेस के अलावा मीठे में बालूशाही, फालूदा, खीर जैसी कई डिश भी शामिल की गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जो मेहमान आएंगे, जो निवेशक आएंगे, जो राजनेता आएंगे, उनका स्वाद का एक्सपीरियंस भी अद्वितीय रहने वाला है। और हो भी क्यों ना, हमारे मध्य प्रदेश में ही तो इंदौर आता है जो इस देश की स्वाद की राजधानी है। और मेहमानों को मध्य प्रदेश के खास व्यंजनों का जो लुत्फ है वो भी GIS के दौरान मिलेगा। और इसके लिए भी खास तौर पर जो तैयारियां हैं प्रशासन के स्तर पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जो पारंपरिक व्यंजन हैं, चाहे वो कोदू कुटकुई से बनने वाले हों, चाहे हमारे यहाँ की मावा बाटी हो, रबड़ी हो, दाल बाटी हो, बाफले हो, इन सब का स्वाद जो है वो मेहमान चख सकेंगे। और इसको लेकर एक बड़ा विस्तृत मेन्यू तैयार हो रहा है, जिस मेन्यू में हमारे गांव के व्यंजन तो होंगे ही, इसके साथ ही कई कॉन्टिनेंटल जो व्यंजन है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले डेलीगेट्स को ग्लोबल टेस्ट का मजा भी भोपाल में मिलेगा। रीजनल मेन्यू के साथ वेस्टर्न और ओरिएंटल कुजीन को भी मेन्यू में शामिल किया गया है, यानी कि गांव के जायके से लेकर विदेशी खानों तक का स्वाद मेहमान चख सकेंगे।
मुख्य रूप से चीन के नूडल्स, सूप्स, मैक्सिकन डिश बुरीटो, इटालियन गनोकी पास्ता, कोरियन किमची, रेवियोली इटालियन पास्ता, विसर्जन कुजीन और ओरिएंटल को परोसा जाएगा। इसके साथ ही थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों की डिशों को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। GIS के कारण आप सब देख रहे हैं, शहरवासी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी राजधानी सुंदर बन चुकी है, संवर चुकी है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की आर्टिस्टिक पेंटिंग, यहाँ के फूलदार पौधे और कुल मिला के भोपाल हर मोर्चे पर दुल्हन की तरह सज चुका है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले हमारे मेहमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए। कुल मिलाकर देसी से लेकर विदेशी व्यंजनों को बनाने के लिए कई जाने माने शेफ भोपाल पहुंच रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तैयारियां लगभग पूरी हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ शानदार हो, ऐतिहासिक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।